हेवल्स, ये सब डेप फ्री कंपनियां हैं। थोड़ा बहुत डेप एक दो कंपनी भी होगा, बाकी दे आर डेप फ्री एंड दिस ऑल कंपनीज आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग। यार ये जितनी कंपनी है ना, इन्होंने कभी लॉस नहीं किया है। तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि यार मैं लूंगा और फिर मैं लॉस करूंगा? हाउ इट इज पॉसिबल? दिस कंपनीज आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, राइट? सो वंडरफुल प्रेजेंटेशन आसिम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू पीयूष सर। आशिम भाई थैंक यू सो मच, बिकॉज काफी डीप रिसर्च था और इसमें मेहनत लगती है, और सभी स्टूडेंट के लिए भी मैं क्लैप करना चाहूंगा क्योंकि ये सच में मेहनत का काम है। तो सर अगले जो प्रेजेंटर है हमारे बंकिम चंद्र जय टेलर, वो नवसारी गुजरात से है। ये भी 2022 के स्टूडेंट है और रिटायरमेंट हुआ था इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। और मैं खुशी से ये कहना चाहूंगा, हमारा जो बॉम्बे का इवेंट था एनुअल का, तो उसमें बंकिम भाई ने जबरदस्त प्रेजेंटेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली आज वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी जो 3 कंपनियां हैं, डीमार्ट, नेस्ले एंड वंडरेला, वो मैं प्रेजेंट करूंगा। तो सर की विद द परमिशन ऑफ पीयूष सर, मैं प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा। यस यस तो मिलिंद भाई। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये जो सब रिसर्च है वो बंकिम भाई टेलर ने किया है। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द कंपनी। सो दोस्तों डीमार्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड रिटेल की एक बेहतरीन कंपनी है। इसमें रिलायंस रिटेल अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, बट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो डीमार्ट बेहतरीन कंपनी है। अपने राधा किशन दमानी जी है, उनमें उनकी ये कंपनी है। तो दोस्तों ये स्लाइड हमें क्या बताती है? तो ये स्लाइड में बेसिकली अगर हम ऊपर ऊपर से भी देखें तो सेल्स है, प्रॉफिट है और मार्जिन है। तो कोई भी धंधा आप पकड़ लो, कोई भी बिजनेस मॉडल पकड़ लो, उसमें सेल्स अच्छा होता है तो ही उसमें प्रॉफिट की गुंजाइश होती है। जिस कंपनी में सेल्स नहीं होता उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। और जो कंपनी अच्छा मार्जिन घर पे लेके जाती है, तो वही कंपनियों को हम टॉप क्वालिटी कंपनी कहते हैं, क्योंकि जब संकट का समय आता है तो मार्जिन ही उन्हें बचाता है। जब अगर हम देखेंगे कि इसी सेक्टर की बाकी की कंपनियां लॉस कर रही है, तो दोस्तों देखते हैं कि सेल्स में क्या हुआ था। तो सॉरी H1 में क्या हुआ था? तो H1 में दोस्तों सेल्स 41%, प्रॉफिट 115% और मार्जिन 4%। तो मार्जिन आपको लो लगेंगे, लेकिन ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इसमें मार्जिन कम रहते हैं, और वैसे भी रिटेल में मार्जिन कम रहते हैं। लेकिन इस सेक्टर की अदर कंपनियों को अगर देखेंगे तो उनके मार्जिन और भी कम है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि एनुअल में 36% ग्रोथ था, सेल्स में, प्रॉफिट में 42% था एंड मार्जिन 5% थे। अगेन Q1 के जब रिजल्ट आए तो 94% का ग्रोथ था, प्रॉफिट में जबरदस्त जंप आया 574% का एंड मार्जिन 6% थे अगेन। तो हम अगर कंबाइन करें कि एनुअल और Q1 के रिजल्ट्स, तो हमें अगले साल में क्या दिखता है? तो अगले साल में हमें 50% की ग्रोथ दिखती है सेल्स में दोस्तों। 50% बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। प्रॉफिट 85%, तो और मार्जिन भी 6% रहेंगे। तो एक हाई क्वालिटी कंपनी की ये निशानी है कि उसके मार्जिन अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों नीचे आते हैं हम, जैसे हम फंडा टेक्निकल एनालिसिस में भाव भगवान है ऐसा बोलते हैं, तो फंडामेंटल में हम लोग बोलते हैं कि ईपीएस भगवान है, क्योंकि ईपीएस से ही अगले बार भाव बनते हैं। इसके बाद ही हमने स्लाइड रखा है टेक्निकल एनालिसिस का, वो इसके लिए है। तो दोस्तों अभी का जो ईपीएस है हमारा 25 है। ट्रेलिंग ईपीएस ईपीएस हमारा 32 हो जाएगा, मतलब ग्रोथ हो जाएगी। ये ग्रोथ क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अच्छे मार्जिन रहेंगे, और वो मार्जिन प्रॉफिट में कन्वर्ट होके ईपीएस में आएगा, और ईपीएस का कन्वर्जन आपके अच्छे भाव में रहेगा। तो और अगर हम फॉरवर्ड ईपीएस देखें तो 43 है, जैसे मैंने बताया 25 का 43 होगा, तो बहुत बड़ी जंप लगने वाली है ईपीएस में और प्राइस में भी कंपनियों के। तो बहुत बार इन्वेस्टर की और एक क्वेरी रहती है, सभी को लगता है कि मैं सस्ता ले रहा हूँ, महंगा ले रहा हूँ, यील्ड कम है, ज्यादा है। तो इसका दोस्तों फेयर पी जो है वो 138 रहेगा, फॉरवर्ड पी जो रहेगा 102 रहेगा, यील्ड अभी कम रहेगा 1%, क्योंकि ये अच्छा चल रहा है, डिमांड में है और हाई ग्रोथ कंपनी है। तो इसका फॉरवर्ड यील्ड हमें हमें 1% देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों में जिनमें क्वालिटी जबरदस्त है, ग्रोथ ज्यादा है, तो आपको कम यील्ड की कंपनियां ही रहेगी। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको वो अच्छे यील्ड पे मिल सकती है। तो दोस्तों बाइंग रेंज जो थी वो 3400 है, जो आप देख रहे हो कि एक ब्रेकआउट भी आया था और उसमें सपोर्ट लेके वहां से चला था आगे, एंड टारगेट 5250 रुपीज है। तो पोर्टफोलियो में ये 3% जरूर रखना चाहिए दोस्तों। ये बेहतरीन कंपनी है और ये हर एक के पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, ऐसे मैं आप सबसे आशा करता हूँ। दोस्तों बंकिम भाई ने जो अगला रिसर्च किया था नेस्ले का था, वो पैकेज फूड इंडस्ट्री की है, काफी पुरानी कंपनी है, खा पी के तगड़ी हो चुकी है, क्योंकि सेल्स प्रॉफिट मार्जिन के चार्ट पे जो हमें ट्रेंड बताता है कि 9 मंथ में क्या हुआ था, पूरे साल भर में ये कंपनी ने कैसे बिहेव किया।
तो मैं अगले साल के लिए क्या देखूं कंपनी में के ये पिछले साल उन्होंने क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिया था वो अगले साल कैसा रहेगा। तो दोस्तों 9 मंथ में हमने देखा 11% सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट 10%, मार्जिन देखो दोस्तों तगड़े, हमने अभी अभी डिमांड के देखे 6%, लेकिन यहाँ बहुत तगड़े मार्जिन है 16%, 15%। एस्टेब्लिश ब्रांड्स है दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने फेमस है और पुराने हैं कि घर घर में उसके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये सब देख के हम अगले ईयर में 12% की ग्रोथ सेल्स में एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉफिट जो माइनस में थे क्योंकि कमोडिटी बिजनेस, इसका रॉ मटेरियल जो आता है वो कमोडिटी से आता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। तो अपने को सबको पता है कि दुनिया भर में महंगाई चल रही है, तो महंगाई की मार इनको पड़ी है। बट यही टाइम रहता है दोस्तों कि ये अच्छी कंपनी अगर प्रॉब्लम में आती है तो हम इसको ले सकते हैं। तो भले प्रॉफिट फ्लैट रहे लेकिन मार्जिन मेंटेन रहेंगे और सेल्स अच्छा रहेगा। तो अगर हम ईपीएस भी देखते हैं, जो अर्निंग पर शेयर रहता है कंपनी का जिसपे भाव डिपेंडेंट है, तो ईपीएस 222 रुपए रहेगा। ट्रेल ईपीएस 219, मतलब कम हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने अभी भी बताया कि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो नेचुरली ईपीएस में भी उसकी मार पड़ेगी। और फॉरवर्ड ईपीएस सेम ही रहेगा 222। तो हमें एक्यूमुलेशन का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोस्तों ये सस्ता है महंगा क्या है, तो फेयर पी के ऊपर है। फेयर पी, लेकिन हम फेयर पी से पी को अलग से अलग नजरिए से देखते हैं। हम उसकी क्वालिटी ऑफ द कंपनी, ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स उसमें ऐड करते हैं और फिर पी देखते हैं। नहीं तो मार्केट में बहुत चलता है कि लो पी की कंपनियां कलेक्ट कर लो, उसमें कचरा हाथ में आता है। पी के साथ हमें सेल्स और क्वालिटी और प्रॉफिट और मार्जिन भी देखने चाहिए। मार्जिन से हमें बिजनेस की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी पता चलती है। तो दोस्तों इसका फेयर यील्ड 1.2% रहेगा। और आइए हम देखते हैं कि टेक्निकल में इसको क्या है। तो जैसा मैंने सभी प्रॉफिट्स बताए, जैसे बताया कि प्रॉफिट फ्लैट है इसके या निगेटिव में है, तो आप पूरा देखोगे कि ये जोन, ये स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है। तो बहुत बार जो लोग बोलते हैं कि चार्ट देखो चार्ट देखो, बट चार्ट का जो फादर है वो फंडामेंटल डेटा है, फंडामेंटल डेटा से ही चार्ट बनते हैं। तो अगर हम इसका बाइंग रेंज देखें तो 15,875 रुपए का हो सकता है, जो एक ब्रेकआउट भी यहाँ से आया था। और आपने देखा रहेगा कि ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है और टारगेट जो है 22,450 रुपए है। पोर्टफोलियो में हम इसको 2% रख सकते हैं। इस सेक्टर में ब्रिटानिया भी एक बेहतरीन कंपनी है, बट कंपैरिजन में किया जाए तो नेस्ले का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों अगेन अम्यूजमेंट, बंकिम भाई की थर्ड कंपनी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो वंडरेला जो थी वो अम्यूजमेंट पार्क सेक्टर की कंपनी है। तो अम्यूजमेंट पार्क में काफी कंपनियों ने लॉस किया है, लेकिन ये कंपनी ने जबरदस्त कमाल कर दिया है। हमारे स्टूडेंट ने पिछली बार बहुत कम रेट पे बताए थे, वहां से 2-3 गुना रेट तो बढ़ ही चुका है। तो वंडरेला का, हाँ, जो भी रिसर्च बंकिम जी ने किया है, तो पूरे साल में इसका ट्रेंड देखेंगे। तो H1 में सेल्स जो थे वो 10,675% बढ़े। तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि अम्यूजमेंट पार्क पूरे बंद थे, जीरो या माइनस लो बेस पे थे, और वहां से डायरेक्टली जंप लगी। सडनली वो खुल गया ग्रेजुअली, एंड उसके बाद पूरा चालू हो गया। जहां पूरा बंद था वहां से भीड़ बढ़नी चालू हो गई। तो ऐसा करते करते हम एनुअल में आ गए तो 232% का ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे घूमने जा रहे हैं। 2-3 साल का जो पेंडिंग था वो सब बाहर निकल रहा है। देन प्रॉफिट में देखोगे तो H1 में माइनस प्रॉफिट थे 26%, एनुअल में -81% आ गए, क्योंकि सेल्स अभी बढ़ रही थी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। नेचुरली सेल्स डाउन था तो मार्जिन का तो सवाल ही नहीं, वो तो नीचे जाने वाले थे। तो H1 में मार्जिन 105 थे, एनुअल में मार्जिन 7%, जो काफी इंप्रूवमेंट बोलेंगे हम कि 105 से -7% तक आ गए। और क्वार्टर 1 में देखेंगे तो 3,335% सेल्स में ग्रोथ, देन प्रॉफिट में 586% ग्रोथ, और मार्जिन तगड़े मार्जिन हो गए। तो हम एनुअल और क्वार्टर 1 को जो अगर कंबाइन करते हैं तो हम अगले साल क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों ये सेल्स प्रॉफिट मार्जिन का पूरा 4-5 क्वार्टर का हम क्यों बताते हैं, क्योंकि हम एक बिहेवियर देखते हैं कंपनी का कि ये कंपनी खराब पीरियड में कैसे चली, अच्छे पीरियड आते हैं तो क्या होता है, इसका रॉ मटेरियल में फर्क पड़ता है तो क्या होता है। तो हम अगर देखेंगे तो फॉरवर्ड अगले साल में हम सेल्स में 185% जो कि तगड़ा ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट में भी बेहतरीन ग्रोथ 1248% देखेंगे, और मार्जिन 35%। तो ये कंपनियों के मार्जिन ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनके खर्चे भी थोड़े से फिक्स रहते हैं। तो वंडरेला का अगर ईपीएस देखेंगे हम तो पिछला डेफिनेटली माइनस था, माइनस से उन्होंने जंप किया, वो 12, ट्रेल ईपीएस 12 आ गया और फॉरवर्ड ईपीएस 23 आ गया। तो देखो दोस्तों माइनस से प्लस, मतलब -2 से फॉरवर्ड ईपीएस हम 23 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चार्ट में भी आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि इसका चमत्कार कैसे होता है। भाव भगवान है तो भगवान के पिताजी ईपीएस है। देन अगेन ये कंपनी सस्ती है महंगी है, लोगों को बहुत क्वेरी रहती है। जैसे सर ने बताया कि बड़े बड़े
जो प्लेयर्स है, LIC है या म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इतना ज्यादा ये नहीं करते कि जैसे TCS का हमने बायबैक देखा, तो वंडरला में भी काफी लोगों ने हायर लेवल पे भी निवेश किया रहेगा, तो भी वो आज प्रॉफिट में है। तो फेयर पी इसका 33 था, फॉरवर्ड पी 17 था, एंड फॉरवर्ड यील्ड 6.1%। दोस्तों ये बैंक एफडी से भी ज्यादा है। इधर काफी ध्यान रखें, ये बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे भाव पे मिल रही है। तो ये जो सभी मैंने बताया वंडरला के बारे में, इसको हम देखो चार्ट में अभी कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये जो लेवल थे दोस्तों, बाइंग लेवल 238 रुपए, तो हमने ये बताया था यहाँ, और यहाँ से वो स्टॉक ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, और टारगेट 520 रुपीज है। और पोर्टफोलियो में हम ये 4% रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यहाँ और कोई कंपनी नहीं है, वंडरला हाईएस्ट क्वालिटी की कंपनी है। तो आपके पोर्टफोलियो में आप जरूर रख सकते हैं। अगेन ये स्टूडेंट का रिसर्च है, माय डिस्क्लेमर इज दैट कि आप जब भी अपना कोई भी स्टॉक लेते हो तो आपका खुद का रिसर्च और आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों ये 3 कंपनियां थी, मैंने कोशिश की ऑन द बिहाफ ऑफ बंकिम जी। तो मैं पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन उनके बारे में दे। यस सर। या थैंक यू मिलिंद भाई, और बढ़िया डेटा। पर चलो डेटा किसका था? बंकिम भाई का। बंकिम भाई प्रेजेंट करते तो अच्छा रहता, पर चलो अभी सब अभी सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। हाँ नहीं, उनको एक थोड़ा इमरजेंसी ट्रैवलिंग जाना पड़ा सर। राइट राइट, या कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया, लेकिन काम किया इन्होंने। और जो 3 कंपनी मिलिंद भाई आपने बताई, देखो डीमार्ट आईपीओ के समय से अपन लोग कह रहे हैं बड़ी बनेगी बड़ी बनेगी, देखो बड़ी बन गई। सबसे बड़ी कौन है ये सेक्टर में? रिलायंस रिटेल। पर डीमार्ट भी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। रिलायंस पे तो भी डेप्ट है, डीमार्ट तो बिल्कुल डेप्ट फ्री है, लीज लायबिलिटी बिल्कुल कम है, मार्जिन उनके अच्छे है। डेफिनेटली वी शुड फोकस। और देखो पिछले 2 क्वार्टर से हर क्वार्टर में ये 10-10 हजार करोड़ का टर्नओवर करने लगे हैं। राइट मिलिंद में ये ध्यान देने लायक है। ये अभी इनके डेटा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, पर सेल्स इनके डेटा आ चुके हैं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने कर दिया। तो कंसिस्टेंटली 10-10 हजार करोड़, मतलब अपन ये कंपनी को 40,000 करोड़ देखेंगे इस साल। अमेजिंग। करेक्शन है, ऐड करनी चाहिए। नेस्ले आपने बताई, देखो अगेन अ वेरी गुड कंपनी। ये तो इंडिया में जब लिबरलाइजेशन आया उससे पहले की कंपनी है, बराबर ना, वर्षों से है, दुनिया भर में इनकी अच्छी ब्रांड बिकती है। गुड कंपनी, डेब्ट फ्री कंपनी, कंसिस्टेंट मार्जिन, सब अच्छा। पर मेरे हिसाब से नेस्ले ब्रिटानिया के साथ अभी अपने को टाटा कंज्यूमर, जिसके बारे में बात करेंगे, उस पर भी ध्यान देने का। क्योंकि पैकेज फूड एक ग्रोइंग सेक्टर है, पर पैकेज फूड में हमें कुछ ऐसी कंपनी भी चाहिए जो इमर्ज कर रही हो। तो टाटा कंज्यूमर कुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो नेस्ले के साथ उस पर भी ध्यान देना, जब अगले प्रेजेंटर आपको उसकी डिटेल दे। वंडरला बैंड ऑफ द ट्रेंड। क्यों दोस्तों बैंड ऑफ द ट्रेंड? हमने Q1 के रिजल्ट पे ही बताया था। लाइफ टाइम सेल्स प्रॉफिट देखोगे धमाकेदार, ये फटेगा वंडरला। और देखो ये लाइफ टाइम हाई आ भी गया। अभी जो आप ये सेलिंग प्रेशर देख रहे हो ना, ये किस चीज का है मिलिंद भाई? ये लाइफ टाइम हाई का सेलिंग प्रेशर आया ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। सर बहुत से लोगों को उम्मीद, लगता है कि हाँ, यहाँ से जो पुराने अटके थे लोग यहाँ नीचे, वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोअर लेवल पे भी किसी ने लिया है ये लेवल पे, तो उनके लिए तो आगे बड़ी दिवाली तो पहले से ही शुरू हो गई है। अभी तो पार्टी चालू हुई है, अभी तो लोग घूमने जाना चालू किया है मिलिंद भाई, है ना। अभी देखो 3-4 साल इसमें ये कहां से कहां जाएगा। स्मॉल कैप है। देखो मिलिंद भाई, ज्यादातर जो कंपनियों की आज आपने बात की, ज्यादातर कंपनियां बड़ी थी। IRCTC, वंडरला, ये दोनों एक इमर्जिंग सेक्टर में से, क्योंकि टूरिज्म ट्रैवल इंडिया में हॉट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत पैसा खर्चते हैं। तो दोनों ही कंपनियां छोटी है। वंडरला तो एकदम स्मॉल कैप है, पर हम इन कंपनियों को बहुत बड़ा होता हुआ इस दशक में देखेंगे। सो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, ऑल विद डिस्क्लोजर। खुद रिसर्च करो फिर जाओ। राइट मिलिंद भाई? तो थैंक यू सर। एक चीज, हाँ, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से इन्वेस्टर है ना, छोटी कंपनी ढूंढते हैं कि मुझे छोटी कंपनी बताओ जो बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये लीजिए, वंडरला आपके सामने है, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी होने वाली है, जबरदस्त कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर है, और मैनेजमेंट क्वालिटी भी जबरदस्त है। तो इन्वेस्टर की एक क्वेरी थी, सभी का जो चाह रहे थे कि छोटी कंपनी बताओ जो 10 आगे बहुत बढ़ेगी। तो ये इन्वेस्टर के लिए हमारा गिफ्ट है। मिलिंद भाई, ये जो आपने मैनेजमेंट बताया ना, सोचो ना जस्ट कि इमर्जिंग सेक्टर कंपनियां जल्दी डेट फ्री नहीं हो सकती है।
क्योंकि उनको तो True, sir. पैसा लगाता रहना है। पर ये जो मैनेजमेंट है, इन्होंने जब वंडरला की शुरुआत की तब से ये डेब्ट फ्री है। ट्रू तो सर। आपको नहीं मिल सकती है कंपनियां इमर्जिंग में डेब्ट फ्री। ये ऐसे सेक्टर में